Hi friends, welcome to my channel Dear Linguist. Friends, in today's video, we are going to learn about constituents of the sentence. As you all know, there are five common constituents of the sentence and they are subject, predicate, object, complement and adjunct. The first we will be looking at what do we mean by constituent. A constituent is a linguistic part of a larger sentence, phrase, or class. All the words and phrases make up a sentence are said to be constituents of that sentence. जो constituent होता है वो एक linguistic part होता है किसी भी sentence, phrase या फिर class का. और जो भी वर्ड्स या फिर फ्रेजेस होती हैं जो सेंटेंस को बनाने में मदद करती हैं या फिर सेंटेंस का पार्ट होती हैं हम उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट. ईच कॉन्स्टिट्यूएंट हैज़ इट्स ओन फंक्शन. हर कॉन्स्टिट्यूएंट का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि देयर आर फाइव काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस्ड, डिस्क्राइब्ड और डूइंग समथिंग. जो जो पर्सन या फिर कोई चीज़ जो कि डिस्कस की गई हो, डिस्क्राइब की गई हो या फिर कोई काम कर रही हो कर या फिर कर रहा हो तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है. इन सिंपल वर्ड्स, नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, असलम इज प्लेइंग क्रिकेट. So here Aslam is doing something. So Aslam will be our subject. या फिर Ali is a cricketer. So Ali, which is the naming part of the sentence or which is described, will be our subject. After subject there comes predicate, which is verb. जो हमारा वर्ब होता है हम उसे प्रेडिकेट कहते हैं. अब वर्ब क्या होता है इसके लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला वीडियो देख सकते हैं. A word that describe the action of the subject or which tells the state of being of the subject is our verb, and we will call predicate here in the constituent of the sentence to the verb. For example, Aslam is playing cricket. So here is and playing. This will be our predicate. In other sentence, Ali is a cricketer. So here is, which is a helping verb, will be our predicate. Okay. After predicate there comes an object. What is object? An object is a noun, pronoun or noun phrase on which a verb performs in action. इस ऑब्जेक्ट वो है जिस पर नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज. ऑब्जेक्ट एक ऐसा नाउन, प्रोनाउन या फिर नाउन फ्रेज है जिस पर वर्ब एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. जिस तरह से सेंटेंस था, असलम इज प्लेइंग क्रिकेट. सो जो क्रिकेट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा. या फिर अली इज राइटिंग अ लेटर. सो इधर जो हमारा लेटर है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा. अब फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स होते हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है. सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द थिंग दैट द सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होती है जिस पे सब्जेक्ट काम कर रहा होता है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जिस तरह से असलम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा. उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द सेंटेंस. इट इज़ द रिसिपिएंट ऑफ एन एक्शन. ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये ऑप्शनल पार्ट होता है. इसको रिमूव करने से सेंटेंस की मीनिंग में कोई खास ही चेंजिंग नहीं आती. एडिशनल पार्ट, ऑप्शनल पार्ट होता है. और ये जो होता है वो रिसिपिएंट होता है किसी भी एक्शन का. पर्सन्स और लिविंग थिंग्स आर मोस्टली इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो पर्सन्स या फिर लिविंग थिंग्स होती हैं वो होती हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अगर हम एग्जांपल देख लें इस
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो हमारे पास सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट विथ अली। सो विथ अली विच इज पर्सन विल बी अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या फिर दूसरा एग्जांपल है आई गिफ्टेड हर अ रिंग। अब इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कौन से, हर एंड अ रिंग। हमें पता है जो लिविंग थिंग होती है वो क्या होता है, वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो नॉन लिविंग थिंग होती है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो रिंग है वो हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो हर है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, constituent of a sentence which tells something about the subject and it answers to what। सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा हो और व्हाट को आंसर कर रहा हो, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। और उसके साथ एक और उसको आइडेंटिफाई करने की एक और बात ये भी है, व्हेन टू बी वर्ड इज यूज्ड एज अ मेन वर्ब द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट। जो हमारे पास टू बी वर्ड्स होते हैं वो जब एज अ मेन वर्ब यूज़ किए गए हों, यानी कि उनके साथ कोई दूसरा मेन वर्ब यूज़ नहीं किया गया हो, तो नेक्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट होगा। जिस तरह से है ही इज़ अवर टीचर, ही इज़ वाट, ही इज़ अवर टीचर। ठीक है, तो वाट का आंसर कर रहा है और उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, आवर टीचर, कौन आवर टीचर, ही आवर टीचर। सही, मतलब सब्जेक्ट के बारे में भी बता रहा है, वाट का आंसर कर रहा है, तो ये सिंपली हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। और दूसरी बात आइडेंटिफाई करने की ये भी थी, जो कि वेरी क्विक ट्रिक है, कि अब अगर टू बी वर्ब एज अ मेन वर्ब यूज़ किया गया हो तो नेक्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लीमेंट होता है, जिस तरह से इसी एग्जाम्पल में दिया गया है, ही इज़ अवर टीचर। इसके साथ कोई दूसरा वर्ब यूज़ नहीं किया गया, तो इसके बाद वाला कॉम्प्लीमेंट होगा, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट ही है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लें, शकील इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। शकील इज़ व्हाट, शकील इज़ वेरी टैलेंटेड बॉय। So very talented boy answers to what, that's why very talented boy will be our complement। अच्छा फ्रेंड, तो उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बीच, क्योंकि बोथ आंसर्स व्हाट। तो उसके लिए दो बातें हैं। फर्स्ट ये है, यूज़ टू बी वर्ड्स इंस्टीड ऑफ प्रेडिकेट। जब आपके पास एक सेंटेंस है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए हैं, तो जो प्रेडिकेट है उसकी जगह आप टू बी वर्ब यूज़ करके देख लें। इफ़ इट मेक्स सेंस सिंपली इट इज़ कॉम्प्लीमेंट, एंड इफ़ इट डज नॉट मेक सेंस इट इज़ ऑब्जेक्ट। जब टू बी वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं प्रेडिकेट की जगह, तो अगर वो सेंस बना रहा है तो वो नेक्स्ट वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कॉम्प्लीमेंट है। अगर सेंस नहीं बना रहा तो नेक्स्ट वाला कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्जेक्ट है। दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आई गॉट एंग्री। अब गॉट क्या है, प्रेडिकेट है। इसकी जगह आप टू बी वर्ब यूज़ कर ले, आई एम एंग्री, तो सेंस बना रहा है, दैट मीन्स एंग्री कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा सेंटेंस देख ले, आई गॉट फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, अब गॉट की जगह हम अगर टू बी वर्ब यूज़ करते हैं आई एम फर्स्ट पोजीशन, तो आई एम फर्स्ट पोजीशन सेंस नहीं बना रहा, तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग to be verb instead of predicate it is not making sense। अच्छा, इनके बीच इनके बीच जो डिफरेंस है या फिर इन दोनों के बीच जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दूसरी बात हम ये भी देख सकते हैं, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर ले। इफ़ इट कैन बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस सिंपली दैट सब्जेक्ट हैज़ एन ऑब्जेक्ट। इफ़ इट इज़ नॉट, इफ़ इट कैन नॉट बी चेंज्ड देन इट हैज़ कॉम्प्लीमेंट। उस सेंटेंस को आप पैसिव में चेंज करने की कोशिश करें। अगर पैसिव में चेंज हो जाए तो उसके पास ऑब्जेक्ट है, अगर पैसिव में चेंज ना हो तो फिर उसके पास क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। मतलब जिस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है वो पैसिव में चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल देख लें, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय क्रिकेट इज़ प्लेड बाय हिम, तो ये पैसिव में चेंज हो सकता है, तो क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। ही इज़ ट्राइंग टू विन वाज ट्राइड बाय हिम, तो इस तरह से इसकी पैसिव नहीं हो रही। ठीक है, तो जो टू विन है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा और जो क्रिकेट है वो हमारा ऑब्जेक्ट।
उसके बाद हमारे पास लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट आता है एडजेंट का, जो कि वेरी इजी है। Constituent of the sentence that answers to questions why, when, where and how। सेंटेंस का वो हिस्सा जो आपको why, when, where and how का आंसर कर रहा हो, तो वो हमारा एडजेंट बन जाता है। एग्जांपल्स दिए हुए हैं। The students are in the class। Where are the students in the class? Where in the class? So in the class where का आंसर कर रहा है, तो in the class एजेंट बन जाएगा। दूसरा एग्जांपल है I am coming tomorrow। When you are coming tomorrow। When tomorrow। तो जो tomorrow है वो when का आंसर कर रहा है, तो ये भी हमारा एजेंट बन जाएगा। I am coming to meet you। Why are you coming? I am coming to meet you। Why to meet you? मतलब जो to meet you है, ये why का आंसर कर रहा है, रीज़न बता रहा है कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ। मैं यहाँ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। क्यों? तुमसे मिलने। ठीक है। तो जो टू मीट यू है वो वाई का आंसर कर रहा है, दैट्स वाई इट विल बी अवर एडजेंट। ओके। और आई एम फाइन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हाउ फाइन। तो जो फाइन है वो हाउ का आंसर कर रहा है, तो ये भी हमारा एडजेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये था इस वीडियो लेक्चर से कि जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम। तो इस वीडियो से इतना ही था। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें, और इस वीडियो के हवाले से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप पूरा वीडियो देखने के लिए। अगेन थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।